हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अपेक्स। इट्स योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा। होप सो आपने हमारी जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो देखी होगी, जिनमें सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बीएससी और बीएड का एनईपी 2020 के सिलेबस वाइज लेक्चर्स, जहाँ पे आपको प्रॉपर लेक्चर्स भी मिलेंगे टॉपिक वाइज और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे नोट्स और ऐसे लेक्चर्स लाते रहें। देखो फ्रेंकली अगर मैं बताऊँ ना, तो जब हम फर्स्ट ईयर में गए थे तो उसी टाइम पे एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा प्रीवियस सिलेबस था और अभी का सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और इसीलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे अभी किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आपको प्रॉपर लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपने फेस की होगी कि एक ही चैप्टर के एक ही यूनिट के जो सब टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको अलग अलग जगह से जाके कंटेंट ढूंढना पड़ रहा होगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो सिलेबस है वो पहले से बहुत चेंज हो चुका है। सो आपको यही प्रॉब्लम से डील कराने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ये इंटीग्रेटेड कोर्स, जहाँ पे आपको हम सारा सिलेबस कवर करा देंगे, प्रॉपर लेक्चर्स हो जाएंगे आपके, और हम यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहें। हम पढ़ने जा रहे हैं आज बीएड। जो बीएड का सब्जेक्ट है ना आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके लिए ये है कि आपके पास कोई बुक नहीं है। आपको जो है खुद ही सब कुछ रिसर्च करके सारे सब टॉपिक्स जो है वो रिसर्च करके कंटेंट आपको ही क्रिएट करना है और उसके बाद आपको स्टडी करना है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, और इसी डिफ़िकल्टी को ईजी बनाने के लिए हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं जहाँ पे आपको सारे नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा पहला सब्जेक्ट बीएड का, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन है, सबसे पहले हम उसका मतलब जान लेते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन का मतलब होता क्या है? पहली बात तो इवोल्यूशन का मतलब आप सभी को पता होगा। इवोल्यूशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, जो कि हमारा जो प्रीवियस एरा था, मतलब हमारा जो एंशियंट टाइम था, वहाँ से लेके हमारा जो मॉडर्न पीरियड है, उस टाइम पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस हमने देखे हैं, हम फेस करते आए हैं। अब एजुकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा मॉडर्न टाइम का? जैसे पहले बात तो हम सिस्टम की बात करते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में क्या आएगा? जैसे आप स्टूडेंट हो, आप एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट हो। मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, शायद मैं भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूँ। आप जिस जगह से पढ़ रहे हो, स्कूल हो गया, बेंचेस हो गए, ये सभी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो कैन यू थिंक कि हमारा जो एंशियंट पीरियड था उस टाइम पे भी, जैसे आपको आज क्या है, एक प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, क्या उस टाइम पे ऐसा कुछ था? क्या उस टाइम पे भी ऐसे पेन्स, ऐसे नोटबुक्स, आजकल तो हम डिजिटली पढ़ते हैं, तो क्या वैसे उस टाइम पे था? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं था। तो हमको यही पढ़ना है कि हमारा जो एंशियंट टाइम था और हमारा जो मॉडर्न टाइम है, तो इन टाइम के बीच में हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हमने देखे हैं। हमारा पहला टॉपिक जो ये जो सब्जेक्ट है ना, इस पर हम 4 यूनिट पढ़ेंगे। चारों यूनिट में क्या रहेगा, हमारा अलग अलग पीरियड होगा। जैसे कि हमारा पहला यूनिट में क्या है, हमारा वैदिक पीरियड है। ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट में हम कोई और पीरियड पढ़ेंगे। तो हमें ये पढ़ना है कि जो हमारा वैदिक पीरियड है और हमारा फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड आएगा, बुद्धिज़्म पीरियड आएगा और फिर मॉडर्न पीरियड आएगा। तो इन सब में कैसे कैसे जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म करते गया है। लेट्स स्टडी अबाउट दैट। हमारा पहला यूनिट है एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कब? ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। हमारा जो वैदिक पीरियड था उस टाइम पे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वो कैसा था, मतलब वहाँ पे मतलब एम क्या था। हम अगर कहीं पे कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो कुछ एम है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी तो कोई एम है। ऐसा नहीं है कि कल एग्ज़ाम है इसीलिए आप आज पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो एम होगा ना पढ़ने का। और नेक्स्ट हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मतलब वहाँ पे पढ़ाई होती कैसे थी, बुक्स थे, कॉपीज़ थी, टीचर्स कैसे थे, सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, होती कहाँ पे थी पढ़ाई, ऐसे स्कूल होते थे या फिर जो आश्रम होते हैं वहाँ पे पढ़ाई होती थी। फिर इंस्टीट्यूशंस, जो फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अगर मैं आजकल की बात करूँ ना, तो आजकल क्या होता है, हमारे पास फेमस कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कुछ स्कूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कुछ टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ऐसे उस टाइम पे भी तो कुछ फेमस इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स रहे होंगे, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। ये यूनिट जो है, हमारा पहला यूनिट जो है वो पास्ट
सब टॉपिक्स पे 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो उससे पहला चैप्टर क्या है, विजन, ऑब्जेक्टिव एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। मतलब जो हम वैदिक एजुकेशन पढ़ेंगे उसका विज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई तो एम होगा, वैसे ही वहाँ के जब उस टाइम के जो बच्चे थे वो अपने गुरुकुल में अपने गुरु से जो पढ़ रहे थे तो कुछ ना कुछ तो एम रहा होगा उनका भी। फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, मतलब जो वैदिक एजुकेशन था वो कौन, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वहाँ पे किस टाइप की पढ़ाई होती थी, क्या उनका लर्निंग प्रोसेस था, क्या उनका टीचिंग मेथड था, ये सब हम आगे चैप्टर में डील करेंगे। फिर हमारा सेकेंड बी जो है, बी जो चैप्टर का नेम है उसमें आ जाएगा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस मतलब जो वहाँ के गुरु थे वो पढ़ाते कैसे थे और जो शिष्य थे वो कैसे उस चीज़ को समझते थे, कैसे वो याद करते थे, ये पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट। मतलब उस टाइम का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट आते गए और उनको फाइनेंशियली मैनेज कैसे किया जाता था, ये सब भी हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गुरु शिष्य। मतलब उस टाइम के कैसे कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे जो फेमस थे, कहाँ कहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फेमस थे। फिर वहाँ की जो गुरु शिष्य प्रणाली थी, हम जो गुरु शिष्य सिस्टम के बारे में आज जानते हैं वो उस टाइम पे एक्चुअल में था कैसा, हमें इस बारे में भी पढ़ना है। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन एट द टाइम ऑफ एपिक्स, महाभारत एंड रामायण। मतलब रामायण और महाभारत के टाइम पे हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उस टाइम पे कैसे कैसे एजुकेशन उनको दी जाती थी, इसके बारे में हमको आगे डील करना है। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ विजन, ऑब्जेक्टिव एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, वैदिक एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, वहाँ पे कैसे कैसे पढ़ाई होती थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड का जो एजुकेशन सिस्टम था ना ये पूरी तरीके से किस चीज़ पे डिपेंड था, गुरु शिष्य प्रणाली पर डिपेंड था। गुरु शिष्य प्रणाली पर डिपेंड कैसे था, क्योंकि वहाँ जो गुरु होता था वो ही वहाँ टीचर जो होता था वो वहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड कराता था, वही उनको नॉलेज प्रोवाइड कराता था। और कहाँ वो नॉलेज देगा वो उनको, इन वैदिक स्कूल्स एंड आश्रम्स। जो उस टाइम के आश्रम थे, जो वहाँ के वैदिक स्कूल, अब वहाँ पे वैदिक स्कूल कैसे होता था, कोई पेड़ हो गया, पेड़ के आगे पीछे आपने जो रामायण है महाभारत अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्या होता था, वैदिक स्कूल वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, जहाँ पे क्या होता था कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे एक पेड़ होता था, पेड़ के आगे पीछे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई करते थे। फिर नेक्स्ट है वैदिक पीरियड जो है ना हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है। वैदिक पीरियड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही प्राइड मूवमेंट है हमारे इंडिया के लिए, और इसने क्या किया, हमको ग्लोबली रिप्रेजेंट भी किया है। अब आप बोलेंगे कि वैदिक पीरियड इतने पुराने टाइम पे हमको कैसे ग्लोबली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ऐसे आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा जिन्होंने जीरो की खोज की थी। फिर आपने वराहमिहिर का नाम सुना होगा, एस्ट्रोनॉमर थे। फिर आपने सुश्रुत का नाम भी सुना होगा जो कि क्या थे, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया है, हमारे जो इंडियन हेरिटेज है, हमारे जो एजुकेशन ट्रेडिशन है, इसको ग्लोबल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है। तो इस वजह से वैदिक पीरियड जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात होती है। ठीक है। फिर वैदिक एजुकेशन का एम, जैसे आपको पहले बताया था कि हर चीज़ का एक एम होता है, तो वैदिक एजुकेशन का एम क्या था, वहाँ पे जो गुरुकुल में जो गुरु पढ़ा रहे हैं उनका एम क्या था कि वो एक ऐसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे जिसपे जो है कर्म की बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस हो, मतलब अपने कर्म के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए वो क्या हो, बहुत ही ऑनेस्ट हो। फिर उनमें मोरालिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होगा कि अगर मैं किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो आपके अंदर भी उस चीज़ को पढ़ने की, समझने की अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी तो कल आप उस चीज़ को जाके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अगर समझेंगे नहीं तो उसको आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे। इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे ज़रूरी होता है, और वो कहाँ से आएगी, क्यूरियोसिटी से आएगी। फिर ये जो क्यूरियोसिटी है, मोरालिटी है, सेंस ऑफ ड्यूटी है, यही क्या करता है, हमारे इंडिया के रिच एजुकेशनल हेरिटेज को शो करता है, ये एक फाउंडेशन है। फिर जो हमारा वैदिक पीरियड है ना,
वो वेदास का बहुत ही बड़ा एमरजेंस एरा रहा है। जो हमारे वेद हो गए या फिर जितने भी हमारे एंशियंट टेक्स्ट हो गए ना, जैसे पुराण हो गया और बहुत सारे टेक्स्ट हो जाएंगे, उपनिषद हो जाएंगे, स्मृतिज हो जाएगी, जिनका आपने नाम सुना होगा। ये सब क्या है, हमारे वैदिक पीरियड के टाइम पे ही इनका ज़्यादा एमरजेंस हुआ है। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को शेप नहीं दिया है, इन्होंने साथ ही साथ हमारा जो एजुकेशन में उस टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको भी क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट एजुकेशन क्या है, उस टाइम का जो एजुकेशन था, जैसे आजकल हमारी बहुत कंप्लेन होती है कि हमारा एजुकेशन क्या हो गया है, बहुत ही रोट लर्निंग हो गया है, हमें बस वो बुकिश की लैंग्वेज बता दी जाती है, सिखा दी जाती है, समझा दी जाती है, और ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, हमारा कंप्लेन होता है टुवर्ड्स आर एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम। बट उस टाइम पे जो है वो मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन पे ही बस फोकस नहीं करता था, वो उसके साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस करता था। कैसे, जैसे बहुत सारे वहाँ पे वैदिक पीरियड में क्या पढ़ाया जाता था, वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो वो वेदों में बहुत सारे सूक्तास होते थे, बहुत सारे मंत्र होते थे, तो उनको वो याद तो करते थे, साथ ही साथ उनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते थे। कैसे करते थे, जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण को अगर मैं ये सब सिखा रही हूँ, सूक्ता सिखा रही हूँ, मंत्र सिखा रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिचुअल जब कराएगा, रिलीजियस रिचुअल, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट मीन्स मैं मेमोराइजेशन तो करा रही हूँ, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करा रही हूँ। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। फिर इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। अगर मैं कोई भी चीज़ आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा कोई एम होगा, मैं यूँ ही तो नहीं पढ़ाऊँगी बिना किसी रीज़न के। तो वैसे ही वैदिक एजुकेशन का भी क्या था, एक प्रॉपर रीज़न था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वैदिक एजुकेशन के, पहला प्रिपरेशन फॉर मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब वो क्या करता था, वैदिक एजुकेशन से क्या होता था, वहाँ के जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को ऐसे ट्रेन करते थे कि जब वो गुरुकुल से आगे निकलेंगे तो वो क्या कर सके, ऐसे कर्म करें जिनसे उनको आगे चल के किस चीज़ की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। फिर सेकंड है नॉलेज अटेनमेंट एम। मतलब हम गुरुकुल में अगर शिष्यों को कुछ सिखा रहे हैं तो हम ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिनसे उनको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा। जो भी नॉलेज वाली चीज़ें थी वही गुरुकुल में सिखाई जाती थी। फिर थर्ड कल्टिवेटिंग धर्म। मतलब रिलीजियस वैल्यूज़ जो होती है ना, उनको, ये वैदिक पीरियड का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर था उस टाइम के एजुकेशन पीरियड का, कि वहाँ पे क्या है, धर्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। मतलब जो हर छोटे से एज में हर एक बच्चे में ये डाल दिया जाता था, ये इंस्टिल कर दिया जाता था कि हमको क्या करना है, हमारे धर्म को प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रोपोगेट करना है और इसको प्रिजर्व भी करके रखना है। फिर वोकेशनल एम। मतलब अगर मैं गुरुकुल में अपने शिष्यों को पढ़ा रही हूँ तो मेरा एक यही बस एम नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, वो धर्म के लिए करें। बट एक ऐसा एम भी था कि अगर मेरा जो शिष्य है वो गुरु, किसी ना किसी दिन तो उसको गुरुकुल के बाहर जाना है, तो जब वो गुरुकुल के बाहर जाएगा तो उसको क्या मिल सके, एक जॉब मिल सके। मैं ऐसा उसको, ऐसे स्किल्स उसको सिखाऊं कि जब वो इस सोसाइटी में जाएगा तो वहाँ जाके वो अपने लिए वर्ल्डली वेल्थ अर्न कर सके, ताकि वहाँ वो अपने लिए खाना खुद प्रिपेयर कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर फुलफिलिंग दी कर्म और वर्ल्डली डिज़ायर विदाउट गिविंग अप धर्म। मतलब इसका मतलब क्या होगा, देखो हर एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल एम होता है। जैसे आपका भी एक इंडिविजुअल एम है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो वैसा उस टाइम के शिष्यों का भी तो रहता होगा कि अपने लाइफ में उनको भी कुछ करना है। तो वैसे ही वहाँ पे ये शिक्षा दी जाती थी कि आप अपने जो डिज़ायर है, जो वर्ल्डली डिज़ायर है, उनको आप फॉलो करेंगे, उनको आप पूरा करेंगे। बट कैसे करेंगे, ऐसे पूरा करना है कि आपका जो धर्म है वो पीछे ना छूटे, आप अपनी जो लिमिटेशन है, आप जो आपका धर्म है उसको आप पीछे ना छोड़ें। ऐसे आपको क्या करना है, अपना डिज़ायर, अपना जो इच्छा है उसको पूरा करना है। फिर नेक्स्ट क्रिएटिंग रूल एंड आर्मी मैन फॉर सेफ गार्डिंग दी सोसाइटी। देखो जो गुरुकुल था ना वो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था। जैसे आजकल हम स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे फंडिंग कैसे होती है, या तो गवर्नमेंट से होती है या तो प्राइवेट सेक्टर से होती है, हम खुद फी पे करते हैं तब जाके हम वहाँ पढ़ रहे हैं। बट पहले ऐसा होता था क्या, नहीं।
पहले क्या होता था, जो गुरुकुल होता था वहाँ पे डोनेशंस आते थे, उन्हीं डोनेशंस के थ्रू वो जो वहाँ के जो बच्चे थे वो पढ़ पाते थे। तो अगर वहाँ के जो गुरु हैं उनका ये एक एम होता था कि जहाँ से उनको फंडिंग आ रही है, तो अगर कोई जो डोनेशन है, जो राजा है, जो सोसाइटी है, वो उनको पैसा दे रही है ताकि वो उन शिष्यों को एजुकेट कर सके, तो ये उस गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे सेफ गार्डिंग पीपल, ऐसे आर्मी मैन पीपल वहाँ से क्रिएट करे जो कि क्या कर सकेगा, उनकी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकेगा, सेफ फील करा सकेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट एम, मतलब हर जो एक इंडिविजुअल है उसके अंदर मोरालिटी, ऑनेस्टी, एथिकल वैल्यूज़ जो है उनको ग्रो कराना, ताकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे वो एक अच्छा सोसाइटी का क्या कर सकेंगे, फॉर्मेशन कर सकेंगे। सो लेट्स रिकॉल ऑब्जेक्टिव्स, हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिपरेशन फॉर मोक्ष। पहला क्या होगा, प्रिपरेशन फॉर मोक्ष, मतलब हर एक स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करना, ऐसे प्रिपेयर करना है कि वो आगे चल के क्या कर सकेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। फिर नॉलेज अटेनमेंट एम, हर किसी को नॉलेज देना। फिर कल्टिवेटिंग धर्म, धर्म कल्टिवेट करना। फिर वोकेशनल एम, मतलब स्किल सिखाना जो कि उनको आगे चल के वर्ल्डली वेल्थ के लिए या पैसे कमाने में हेल्प कर सकेगा। फिर प्रिपरेशन फॉर फुलफिलिंग कर्म और वर्ल्डली डिज़ायर, मतलब ऐसे अपने इच्छाओं को पूर्ण करना कि हम क्या कर रहे हैं, अपने धर्म को, लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे। फिर क्रिएटिंग रूल्स एंड आर्मी मैन फॉर सेफ गार्डिंग द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए ऐसे शिष्य, अब वो तो बड़े होके गुरुकुल से निकलेंगे, तो सोसाइटी के लिए ऐसे मैन को क्रिएट करना जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे रूल्स बनाना कि जब वो बाहर जाएंगे तो अपने एल्डर्स को क्या कर सके, रिस्पेक्ट दे सके, और अपने से जो छोटे हैं उनकी केयर कर सकें। फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट एम, मतलब एथिकल वैल्यूज़ को उनमें इंस्टिल करना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। जो हमारा वैदिक एजुकेशन है उसका फीचर क्या है, वहाँ पे किस किस टाइप के डेवलपमेंटल कोर्सेज हम कराया करते थे, क्या क्या वहाँ पे पढ़ाई हुआ करती थी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसको इस तरीके से इम्प्रूव करना, उसमें ऐसे इम्प्रूवमेंट्स लाना जो उसको लाइफ टाइम क्या कर सकेगा, हेल्प कर सकेगा। जैसे कि कुछ स्किल सिखा दी मैं, उनका स्किल सिखा दी, मतलब अगर मैं किसी को उनका बिहेवियर अच्छा रख रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ कि ऐसा बिहेवियर आप रखेंगे, तो वो उसका पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो कि क्या करेगा, उसी को आगे चल के हेल्प करेगा। स्किल की अगर मैं बात करूँ तो मैं कोई भी आर्चरी सिखा दी, तलवारबाजी सिखा दी, तो ये क्या करेगा, आगे चल के उसी को ही काम आएगा। फिर उस टाइम पे जो है हमारा जो वैदिक पीरियड था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर किसी चीज़ को दिया जाता था तो वो ये था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर इंडिविजुअल में होनी चाहिए। जो हमारा एंशियंट एरा था ना, उस टाइम पे क्या है, मोरालिटी बहुत ही एसेंशियल था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक पर्सन की, इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब जो है एक इंडिविजुअल के अंदर, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। ये क्या कहलाता था, हमारा मोरल डेवलपमेंट। और फिर हमारे जो सेंसरी कंट्रोल्स हैं, हमें जो है हमारी चीज़ों में कंट्रोल होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर हम कुछ करते हैं तो किसके लिए सही है किसके लिए गलत है, ये सब किस में आएगा, मोरलिटी में आएगा। और वहाँ पे वैदिक पीरियड में मोरल एजुकेशन को, मोरल डेवलपमेंट को बहुत ही फोकस किया जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एजुकेशन। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम स्पिरिचुअल चीज़ें बता रहे हैं, हम वहाँ पे मोरलिटी की बातें बता रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या करते थे, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे भी फोकस करते थे। प्रैक्टिकल एजुकेशन कैसे, जैसे हम अगर रामायण और महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो रामायण और महाभारत में क्या होता था, वहाँ पे जो एकेडमिक स्पिरिचुअल एकेडमिक्स को भी फोकस दिया जाता है। जैसे उस टाइम पे एकेडमिक्स का मतलब क्या होगा, वेदों को पढ़ाया जाता था, कुछ पॉलिटिक्स भी बताई जाती थी। जैसे जो राजा है, राजा के लिए जब वो आगे बढ़ेगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, पॉलिटिक्स हो गया। फिर क्षत्रिय को क्या सिखाया जाता था, घोड़सवारी सिखाई जाती थी, तलवारबाजी सिखाई जाती थी, जो कि क्या करेगा, उसको उसके प्रैक्टिकल लाइफ में आगे काम आएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल एजुकेशन बोलेंगे। जो प्रैक्टिकल एजुकेशन था ना, इसमें और क्या क्या आता था, मैनुअल लेबर, फिर
प्रोफेशंस लाइक वीविंग, सेरेमिक्स, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं जो हमें आनी ही चाहिए, हमारे ही काम आएगा। तो ये किस में आता था, प्रैक्टिकल एजुकेशन में आता था। और हमारा जो वैदिक पीरियड था वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज़। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यू का मतलब क्या होगा कि हम कैसे अपने गॉड को, कैसे हम अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको हम मानते हैं, कितना हम उनके बारे में सोचते हैं, ये सब हमारा स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यू में आ जाएगा। जो हमारा प्रीवियस एरा था ना, हमारा वैदिक एरा, उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अगर आप क्या है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपके पास दुनिया भर की नॉलेज है, हर तरह का टैलेंट है, बट आप क्या है स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सोल से, आपको अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ नहीं पता, तो आपका जितना भी ये जो नॉलेज है ना वो सब क्या है, वेस्ट है। ऐसा जो है हमारे एजुकेशन में वैदिक पीरियड के में माना जाता था। उस टाइम पे क्या था, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते थे, जो छोटे छोटे शिष्य होते थे, उनमें ये चीज़ बचपन से इंस्टिल करा दी जाती थी कि जो हमारा रिलीजियस वैल्यू क्या है, हमारा स्पिरिचुअल एम क्या है, ये सब छोटे बच्चों में ही बचपन से डाल दिया जाता था, ताकि जब वो आगे बढ़े, आगे जब अपनी लाइफ में जाएंगे तो उस चीज़ को प्रिजर्व कर सके, आगे लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल वैल्यूज़। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल वैल्यूज़ का मतलब क्या होगा कि जब अभी तो एक बच्चा जो है गुरुकुल में है, जब वो गुरुकुल के बाहर निकलेगा और उस सोसाइटी में जाएगा, तो उस सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे वो अच्छा बिहेवियर रख पाए, उनसे वो रेस्पेक्ट की बातें कर पाए, उनके लिए वो रेस्पेक्ट फील करे। और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो क्या है, आज अगर इतना नॉलेजेबल पर्सन बन पाया है तो उसी सोसाइटी की वजह से बन पाया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, डोनेशन प्रोवाइड किया था। तो इसलिए उसकी भी अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए वो क्या करे, कुछ अच्छा काम करे। वो क्या कर सकता है, बहुत सारे वेज पे अपना जो उस पर जो आभार है, उस पर जो ऋण है, उसको क्या कर सकता है, वो रिटर्न कर सकता है टू द सोसाइटी बाय कंट्रीब्यूटिंग इन मैनी वेज। लाइक हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए हम आर्मी में जा सकते हैं, या फिर हम खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, किससे, जो उन्होंने हमारे एजुकेशन में इन्वेस्ट किया था। सो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक में सैलिएंट फीचर्स में। पहला क्या होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमारे लिए लाइफ टाइम के इम्प्रूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलेंगे। जो वैदिक पीरियड था, हम अगर कंपेयर करेंगे बहुत सारे पीरियड जो हम पढ़ेंगे आगे, उनमें वैदिक पीरियड जो है ना, उसमें मोरालिटी को और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है। फिर मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट जो है हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। फिर प्रैक्टिकल एजुकेशन। जो वैदिक एजुकेशन था ना, उस टाइम पे वैदिक पीरियड में प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था कि हम जब आगे जाएंगे तो हमको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। फिर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज़, मतलब हमारा जो भी नॉलेज है, हम कैसे उस नॉलेज को जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी के जो हमारी सोसाइटी है, उस तक कैसे ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, कैसे हम उसको रिलीजियसली अप्लाई कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअली हम कैसे सोल से कनेक्ट कर पा रहे हैं बाय आवर नॉलेज, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पिरिचुअल रिलीजियस वैल्यूज़। ठीक है। फिर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल वैल्यूज़। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल वैल्यूज़ मतलब हम कैसे एक जो सोसाइटी है उसके लिए डिफरेंट तरीके से हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैसे हम वहाँ के लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, ये किस में आएगा, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है एनलाइटमेंट, मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना पहला, प्रिपरेशन फॉर मोक्ष, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एनलाइटमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको एनलाइट करने की कोशिश करते हैं। अब एनलाइटमेंट करेंगे कैसे, वहाँ पे वैदिक एजुकेशन में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते थे जिसके थ्रू वो क्या करते थे, एनलाइटमेंट प्रोवाइड कराते थे टू द स्टूडेंट्स। अब वो कैसे कराते थे, बाय प्रेयर्स। जैसे आप भी करते होंगे, आपको भी पता होगा कि हम कैसे कैसे एनलाइटमेंट गेन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, बाय प्रेयर, हम प्रेयर कर सकते हैं,
चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर रिलीजियस राइट, कोई जो रिलीजियस राइट होगा, रिचुअल होगा, उसको भी परफॉर्म करके हम रिलीजियसली एनलाइटमेंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है? पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा है अबाउट वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने क्या पढ़ा है? हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या है? गुरु शिष्य प्रणाली पर बेस्ड है, जहाँ पे क्या होता है, गुरु जो है शिष्य को नॉलेज प्रोवाइड कराता है। अब वो नॉलेज कहाँ प्रोवाइड कराता है? इन वैदिक स्कूल्स एंड गुरुकुल्स, जो आश्रम होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। फिर हमारा जो वैदिक पीरियड है वो हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है। क्यों प्राइड की बात है? क्योंकि इसने क्या किया है, हमको ग्लोबली हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, उसको रिप्रेजेंट किया है। कैसे किया है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन एम। तो वैदिक एजुकेशन का एम क्या था? कि वो ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करे जिसके अंदर क्या हो? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी हो, फिर मोरालिटी हो, और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हो किसी भी चीज़ को सीखने की। ओके। फिर जो वैदिक पीरियड था वो एक ऐसा एरा था जिसमें हमने जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं उनका क्या देखा है? एमर्जेंस देखा है। जैसे कि उपनिषद हो गया, गीता हो गई, इन सबको हमने एमर्ज होते हुए देखा है, जो क्या करता है, ना सिर्फ हमारे स्पिरिचुअलिटी को एक नया शेप दिया, बल्कि उस टाइम जो एजुकेशन में डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसको भी क्या किया है, इसने इन्फ्लुएंस किया है। फिर एजुकेशन जो है वो सिर्फ वैदिक एजुकेशन जो है वो मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग पे बेस्ड नहीं था। यहाँ पे मंत्रों को सिखाया जाता, रटाया जाता था, बट साथ में ही ये क्या करते थे, उस चीज़ को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते थे, इससे इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता था। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स, हमने क्या क्या एम पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा है। पहला क्या है? प्रिपरेशन फॉर मोक्ष। फिर सेकेंड है नॉलेज अटेनमेंट एम। थर्ड है कल्टिवेटिंग धर्म। फिर फोर्थ वोकेशनल एम, कि जब वो गुरुकुल से बाहर निकलेगा तो वो क्या क्या पढ़ेगा, क्या क्या स्किल्स करेगा जिससे उसको नॉलेज मिल पाएगा और वो उससे क्या करेगा, फिर अर्न कर सकता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है वोकेशनल एम। फिर प्रिपरेशन फॉर फुलिंग कर, मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं उनको ऐसे पूरे करना जिससे हम क्या करेंगे, अपने धर्म को गिव अप नहीं करेंगे या फिर अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे। फिर क्रिएटिंग रूल्स एंड आर्गुमेंट फॉर सेफ गार्डिंग द सोसाइटी, मतलब गुरु का जो है एक ऐसा एम होता था कि जहाँ से उसके गुरुकुल को फंडिंग मिल रही है, जहाँ से उनका गुरुकुल चल रहा है, उनके लिए, उस सोसाइटी के लिए ऐसे पीपल बनाना जो क्या कर सके, उनको सेफ फील करा सके। फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट एम, मतलब उस टाइम पे जो हमारा मोरलिटी था, एथिकल वैल्यू था, उन सब को हम कैसे ग्रो कर सके इसके बारे में भी हम पढ़ते थे। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। पहला हमने क्या पढ़ा? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसको मैंने आपको पहले बता दिया, बस अभी रिकैप करा रही हूँ। तो पहला हमने पढ़ा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिर मोरल डेवलपमेंट, फिर प्रैक्टिकल एजुकेशन, देन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज़, इसके बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल वैल्यूज़, कि कैसे हमारा जो एजुकेशन है, हमारा वैदिक एजुकेशन है, वो हमको एम्फेसाइज करता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे समाज के लिए। फिर एनलाइटमेंट। इतना होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके जो कमेंट है उसको, क्वेरीज़ को सॉल्व कर दूँगी, आपकी क्वेरीज़ का आंसर दे दूँगी। फिर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, नोट्स अच्छे लगे होंगे, आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और लेक्चर्स लेके आएँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तभी हमको ऐसा लगेगा कि हमारा जो मेहनत है नोट्स बनाने का वो कोई ना कोई काम आ रहा है, तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे के नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।